नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू। 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू। इसको समझने के लिए हमें ये रियलाइज़ करना होगा कि हम मेंटली वीक हैं। अगर किसी को लगता है कि मैं बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग हूँ तो उसे क्या ज़रूरत है पढ़ने की, इन सब चीज़ों को। जैसे एक आदमी को ये लगना चाहिए कि वो बीमार है, चाहे वो बीमार ना हो तब भी। जैसे कोई आदमी बहुत हेल्दी है, हेल्दी मतलब बहुत ज़्यादा वो वज़न है उसका, अपने नॉर्मल वेट से बहुत ज़्यादा है, उसको हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, सांस नहीं फूलती, सब कुछ ठीक है, बट खाली उसका वेट ज़्यादा है। उस ओवर वेट को उसे बीमारी मान के एक्सरसाइज करना पड़ेगा, खाना कम करना पड़ेगा। जो ये नहीं मानता वो अपनी वही रूटीन फॉलो करता रहेगा जिससे वो मोटा हुआ है, और फिर अल्टीमेटली वो बहुत जल्दी उन सारे बीमारियों को पकड़ लेगा जो ओबेसिटी की वजह से होती है। मोटापे को बोलते हैं ओबेसिटी। आज मैं दो लोगों को देख भी रहा था, दो पेशेंट आए थे, दोनों ओबीस थे, लेकिन दोनों ये कह रहे थे कि हम थोड़ा बहुत शुगर ले लेते हैं। उनके लिए शुगर जहर है। जो खाना खाते हैं वो एकदम कैलोरी कैलकुलेट करके डालना चाहिए। मैंने उनको आपका ये सोल्यूशन दिया कि जो भी खाते हो मेरे बच्चों की तरह उसमें कौन से ऐप में, हेल्दी फाइमी में डाला करो। तो बहुत सीरियसली इसको ले नहीं पाए, इसलिए क्योंकि उनके हिसाब से वो बीमार नहीं है। उनकी मोटापे की वजह से ही वो आए थे एक्सरे कराने के लिए। कमर में दर्द होती थी और उनकी बॉडी का मूवमेंट कम था, तो कमर की हड्डियों में ऑस्टियोफाइट्स जम रहे थे, कैल्शियम जम रहा था। वो कम हिलने डुलने से होता है। तो ये टीचिंग्स आपके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को मानता हूँ मैं मेंटली स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं वीक हूँ। थोड़ा सा अगर आप सोचें सीरियसली तो आप देखेंगे दिन भर में बहुत से ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आप मेंटली वीक हैं। कल ही हमने एक पतंजलि योग सूत्र का वीडियो बनाया, जिसमें कि हमने पढ़ा नॉर्मल आदमी के शरीर में मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र में जो प्राणों का मूवमेंट होता है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है, 8 फिगर की तरह। अच्छा, ये चीज़ मैंने आपको बोला, आपने सुना और आपको लगता होगा हाँ ठीक है, होता होगा। ये उसको ऐसे ही एक्सपीरियंस करना है जैसे सांस को एक्सपीरियंस करना है। सांस के प्रति अवेयर रहना है, तब जाकर के आपको अपने प्राणों का मूवमेंट फील होगा, और तब जाकर के आप अपने प्राणों के मूवमेंट को बढ़ा पाएंगे। मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र पे हमारे प्राण बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं, और इसकी वजह से वहाँ पर ढेर सारा नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो गई है, कचरा इकट्ठा हो गया है, और अभी का नहीं, पिछले कई जन्मों का। तो एक योगी को ये करना होगा कॉन्शियसली। लेकिन जब हम आँख बंद करते हैं, आँख खोलते हैं और अपने पेरिनियम जहाँ पर ये चक्र होते हैं, अम्बलिकस के नीचे, नाभि के नीचे, उसको फील करने की कोशिश करते हैं, तुरंत विचार आते हैं, खुजली होती है, भूख लग जाती है, नींद आ जाती है। तो ये भी तो मेंटल वीकनेस है। और इसके अलावा ये तो बहुत बड़ी चीज़ है ट्राई करना और कर पाना। इवन छोटी छोटी चीज़ों में हम जब कोई नौकरी खोजते हैं तो हमारा मन कहता है नहीं, थोड़ा इंटरेस्टिंग जॉब करेंगे, रूटीन बोरिंग जॉब नहीं कर पाएंगे। जब लोगों से बात करते हैं तो हमारे मन को लगता है कि हम खाली इंटरेस्टिंग लोगों से ही बात कर पाएंगे। जो बहुत बोलते रहते हैं उनको हम सुन नहीं पाते, कुछ टाइम के बाद बोर हो जाते हैं। तो हर छोटी छोटी चीज़ में अगर हम देखें तो हम मेंटली वीक हैं। जो चक्र होते हैं वो हमारी स्पिरिचुअल बॉडी में होते हैं। आपने सही कहा, हमारे चक्र हमारे स्पिरिचुअल बॉडी में या तो मॉलिक्यूलर बॉडी में होते हैं, और वो मॉलिक्यूलर बॉडी इस बॉडी के चारों तरफ होता है, और जब हम सोते हैं तो वो अलग हो जाता है। लेकिन वो हम प्राइमरीली वही हैं।
उसको हम फील करना चाहें तो फील कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने माइंड का बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं किया उसको स्ट्रांग करने के लिए, इसलिए हमारा माइंड भटकता रहता है। अभी जैसे हम लोग बात करने वाले हैं, जो 13 चीज़ें मेंटली स्ट्रांग लोग नहीं करते हैं, उसमें से सेकंड चीज़ बता रहे हैं, दे डोंट गिव अवे देयर पावर। वो अपनी पावर किसी और को नहीं देता। इसमें एक आदमी का एग्जाम्पल दिया गया, पुलिस वाला था, साइकिल की चोरी हो गई थी, कुछ टीनेजर बच्चों के साथ वो जाकर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, और उसी में से एक ने रिवॉल्वर निकाला, उसको गोली मार दी गले में। वो पैराप्लेजिक, क्वाड्रिप्लेजिक हो गया, उसके दोनों हाथ दोनों पैर काम ही नहीं किए। लेकिन उस बंदे ने जाकर के फांसी की सज़ा के लिए मना कर दिया कि नहीं होना चाहिए इस बच्चे को, हम लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। जिसने मारा था उसके खिलाफ इसने कहा नहीं, उसको माफ़ कर दिया जाए, और बोला भी उसको कि यार तुमको पुलिस लेकर गई है, जब तुम निकलोगे तो हम लोग जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, साथ में रहेंगे। हम लोग ऐसा इमेजिन भी नहीं कर सकते, किसी ने हमारे साथ थोड़ा सा भी सो कॉल्ड गलत काम किया हो, तुम उसको सालों तक माफ़ नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि हम अपनी पावर किसी और को दे देते हैं, जो हमको चिढ़ाता है, जो गुस्सा दिलाता है, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करता है, हम अपनी पावर उसको दे देते हैं। लेकिन आज की वीडियो का नाम है इवैल्यूएट फीडबैक्स क्रिटिकली। जब भी आपको ख़राब लग रही कोई चीज़, आपकी पावर किसी और को मिल गई है, मतलब किसी ने आपको गुस्सा दिलाया और अब आप गुस्से में हैं, तो उसके पास आपकी पावर चली गई। तो जो भी बातें वो बोल रहा है, जो आपको गुस्सा दिला रही हैं, वो सारी की सारी किसी न किसी रूप का फीडबैक है। उसको बहुत क्रिटिकली, बहुत समझदारी से इवैल्यूएट करिए। Not long before she released an album that sold over 10 million copies, Madonna received a rejection letter from the president of Millennium Record that said, "The only thing missing from this project is material." Madonna अपने ज़माने की बहुत फेमस डांसर, म्यूजिशियन, सिंगर थी, बहुत फेमस। वो इतनी फेमस थी जैसे आज की डेट में अमिताभ बच्चन या कोई भी बॉलीवुड का एक्टर फेमस हो। इससे पहले कि उनका रिकॉर्ड्स 10 मिलियन कॉपीज़ बिका हो, 1 करोड़ बिका हो, वो जब गई थी मिलेनियम रिकॉर्ड्स के पास, तो उन्होंने कहा था तुम्हारे इस म्यूज़िक प्रोजेक्ट में खाली एक ही चीज़ मिसिंग है, उसमें दम नहीं है, बाकी सब है। मतलब उसने मजाक उड़ाया, कहा कि बेकार है। हैड मेडोना अलाउड दैट लेटर टू डिफाइन हर सिंगिंग एंड सॉन्ग राइटिंग एबिलिटीज़, शी माइट हैव गिवन अप। अगर उसने उस फीडबैक को सोचा होता कि हाँ सही है, तो छोड़ देती, गाना छोड़ देती। बट फॉर्चुनेटली शी केप्ट लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ इन द म्यूज़िक इंडस्ट्री। लेकिन किस्मत से वो म्यूज़िक इंडस्ट्री में मौके खोजती रही। सून आफ्टर द रिजेक्शन लेटर शी लैंडेड अ रिकॉर्ड डील दैट लॉन्च्ड हर करियर। उसी रिजेक्शन के कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, उसको एक ऐसा रिकॉर्ड का डील हुआ, मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिससे उसकी करियर की शुरुआत हुई। Within a couple of decades, Madonna was recognized by the Guinness Book of World Records as the best-selling female recording artist of all time. और फिर उसके कुछ डेकेड्स के बाद, 10, 20, 30 साल के बाद, उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने बेस्ट सेलिंग फीमेल रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट का नाम दिया। मतलब दुनिया में जितने भी अभी तक फेमस सिंगर हुए हैं, उन सब में बेस्ट है ये, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दिया। शी होल्ड्स न्यूमरस अदर रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग द टॉप टूरिंग फीमेल आर्टिस्ट ऑफ ऑल टाइम। पूरी दुनिया का उसने सबसे ज़्यादा टूर किया है। शी इज़ रैंक्ड इन द बिलबोर्ड हॉट ऑल 100 ऑल द टाइम टॉप आर्टिस्ट, सेकेंड ओनली टू बीटल्स। दुनिया में टॉप ऑल टाइम टॉप का लिस्ट है यूएस में, उसमें सबसे ऊपर हैं बीटल्स, उसमें सेकेंड नंबर पे मैडोना। हमारे ज़माने में मैडोना मुझसे तो उम्रदार थी, लेकिन वो जो बच्चे इंग्लिश गाने सुनते थे वो पागल थे मैडोना के कॉन्सर्ट्स में जाने के लिए, उसको सुनने के लिए। माइकल जैक्सन जैसी फेमस थी। ऑलमोस्ट एवरी सक्सेसफुल पर्सन likely has a similar story of rejection.
दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं सबका, ऑलमोस्ट सबका ऐसे ही ढेर सारी रिजेक्शन की स्टोरीज हैं। 1956 एंडी वरॉल tried to give one of his paintings to the Museum of Modern Art, but they declined to accept it even for free. 1956 में एक भाई साहब थे एंडी वरॉल, उन्होंने अपनी एक पेंटिंग म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट को दिया कि आप वहाँ पर दिखाइए, लोग देखें तो उनको अच्छा लगेगा, फ्री में मना कर दिया उन लोगों ने। फास्ट फॉरवर्ड 1989, 56 से 66, 76, 86, 30 साल और 3 साल और 33 साल फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिए। हिज पेंटिंग्स हैव बिकम सो सक्सेसफुल दैट ही अर्नड हिज ओन म्यूजियम। उसकी पेंटिंग इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई कि उसी के पैसे से उन्होंने अपना खुद का म्यूजियम बनाया। द एंडी वरॉल म्यूजियम इज़ द लार्जेस्ट म्यूजियम इन द यूनाइटेड स्टेट्स डेडिकेटेड टू अ सिंगल आर्टिस्ट। यूएस का सबसे बड़ा म्यूजियम है वो एंडी वरॉल म्यूजियम, जो कि एक सिंगल आर्टिस्ट का है। Clearly, everyone has an opinion, but successful people don't allow one person's opinion to define them. तो एक बात तो साफ जाहिर है कि हर किसी का अपना ओपिनियन है। मैं बोल सकता हूँ कि आप बेवकूफ़ हैं, आपको कुछ नहीं आता, वो मेरा ओपिनियन है। लेकिन सक्सेसफुल लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। Retaining your power is about evaluating feedback to determine if it has validity. देखिए, जब भी कोई आदमी हमारे बारे में कुछ बोलता है ना, कोई ख़राब बात बोलता है ख़ास तौर से, कृष्ण कहते हैं कि एक योगी वो आदमी है, समझदार वो आदमी है जो तारीफ़ों से और बदनामियों से ऊपर उठ चुका हो। ज़ुनुगा भी इस चीज़ को बोलती है कि हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको अच्छा नहीं लगता हो। जब कोई तारीफ़ करे तो उनको सुनने में अच्छा नहीं लगता हो। हर आदमी सुनना चाहता है, लेकिन जब कोई बुराई करता है तब हमारे कान बंद हो जाते हैं। तो अगर आप अपनी पावर दूसरे से वापस लेना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा, मैं आपकी बात से नाराज़ हो गया, अब मैं आपके पास अपनी पावर दे चुका हूँ, उस पावर को अगर मैं वापस लेना चाहता हूँ, इवैल्यूएटिंग फीडबैक टू डिटरमाइन इफ इट हैज़ एनी वैलिडिटी। आप अपनी फीडबैक को, मतलब जो आदमी बोल रहा है उसको ध्यान से इवैल्यूएट करो। जैसे कोई आदमी ब्लड टेस्ट करता है तो ब्लड टेस्ट में खोजता है कौन सी बीमारी है। बीमारी तो उस आदमी के शरीर में है, लेकिन उसके कुछ आसार उसके ब्लड में भी होंगे। ऐसे ही उस आदमी ने मेरी ताकत छीन ली है, तो उसके अंदर में कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से मैं वहाँ गई, उसके लिए आप उसके फीडबैक को, एक एक शब्द को, एक एक इमोशन को ध्यान से देखो कि क्या वो वैलिड है कि इनवैलिड है। मतलब क्या वो उसमें कोई सच्चाई है कि पूरी तरह से झूठ है। वाइल क्रिटिसिज्म कैन समटाइम्स ओपन आवर आइज टू हाउ अदर्स परसीव अस सो वी कैन मेक पॉजिटिव चेंज, अ फ्रेंड पॉइंट्स आउट अ बैड हैबिट or a spouse helps you to see your selfish behavior at other times. Criticism is reflection of the critic. Criticism is the reflection of the critic. ओहो, आज बड़ी कमाल की चीज़ हुई। इस पूरी घटना में जब मुझसे कुछ लोग नाराज़ हैं, और इतने नाराज़ हैं कि इतना बड़ा कदम उठाने को तैयार हैं, तो मैं सुधीर को, अपने मैनेजर को, मार्केटिंग मैनेजर को देख रहा था, और फिर उसने किसी की तारीफ़ की, एक डॉक्टर साहब की। उसने बताया कि कोई भी आदमी उनके पास आता है, कोई इम्पोर्टेंट आदमी, तो उठ करके अपनी कुर्सी देने लगते हैं उसको। बड़ी पॉजिटिव पावरफुल उनकी हैबिट है। अब अपने आप में मेरी मर्ज़ी है, मैं अपनी कुर्सी दूँ ना दूँ। मैंने आपको बोल दिया आके बैठिए, लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर नरेंद्र मोदी आ जाएं या चीफ मिनिस्टर आ जाएं, उनको मैं वहाँ बिठा दूँ, तो वो तो अपने आप में भाई पूरे देश के एक बहुत बड़े नेता हैं, और मैं यहाँ बैठ जाऊँ। अरे मोदी तो बहुत बड़े आदमी हैं, मैं डीएम की बात करता हूँ, एसडीएम की बात करता हूँ, वो आकर के यहाँ बैठ जाएं और मैं यहाँ बैठा हूँ। अब ये कुर्सी तो सबसे इम्पोर्टेंट कुर्सी है यहाँ की, इसका मतलब वो आदमी छोटा फील करेगा। इस चीज़ को क्या मैं, और वो आदमी अगर नाराज़ होकर चला गया, ये नहीं कि मेरा ये काम है कि मैं उसको अपनी कुर्सी में बिठाऊं ना,
अगर वो नाराज़ हुआ है तो उसके पीछे वजह क्या है एज ए डॉक्टर? जब आप फीडबैक को, वो आदमी किसी से कुछ बोल रहा है, कह रहे हैं मैं तुमके यहाँ गया, वो तो बड़े घमंडी आदमी है, किस चीज़ को घमंडी बोल रहा है वो आदमी? कौन सी हरकत को, कौन से स्टेटमेंट्स को? जैसे ये जो भाई साहब आए थे, ये इस चीज़ को घमंडी बोल रहे थे कि मैंने इनको इनविटेशन के लिए केवल व्हाट्सएप भेज दिया, बस फिज़िकल कार्ड नहीं भेजा, जाकर फिज़िकल कार्ड दिया नहीं। और मुझे याद आ रहा है वो डॉक्टर साहब जिसकी तारीफ़ कर रहा था सुधीर, वो जब हमको बुला रहे थे तो आए थे कार्ड देने के लिए फिज़िकली। और अब मुझे याद आ रहा है कि मुझे अच्छा भी लगा था ये चीज़, मुझे लगा था जाना चाहिए। वैसे हम कहीं जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। योर फ्रेंड पॉइंट्स आउट अ बैड हैबिट। सबको ही नहीं देता, आपके फ्रेंड्स आपको साफ साफ मुंह पे बता देते हैं तुम्हारी आदत खराब है। आपकी वाइफ आपकी सेल्फिश बिहेवियर को, आपके स्वार्थ को बता देगी, तुम बहुत स्वार्थी हो, क्योंकि वो आपके साथ 24 घंटे रहते हैं। एट अदर टाइम्स क्रिटिसिज्म इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द क्रिटिक। लेकिन बाकी समय जो आपसे दूर हैं, जब वो आपकी बुराई करते हैं तो वो उस आदमी का रिफ्लेक्शन है। जैसे शीशा आपको दिखाता है आपकी शक्ल, ऐसे ही उस आदमी की आपके प्रति जो बुराई है वो आपकी शक्ल दिखा रहा है। बस 2 मिनट। Angry people may choose to offer harsh criticism quite regularly just because it relieves their stress. जो गुस्से वाले लोग हैं वो अपना क्रिटिसिज्म, मतलब जो फीडबैक देते हैं, बहुत गुस्से से देते हैं, क्योंकि उस गुस्से में उनका स्ट्रेस खाली होता है। इस भाई साहब से मैं 2 दिन से बात कर रहा हूँ। एक बार दोपहर को भी फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया इन्होंने। शाम को भी मैंने वहाँ जाकर रिक्वेस्ट किया, बोलते बताइए क्या काम है। रोड पर मैंने कहा रोड पर बात नहीं करूँगा, घर पे आइए। और क्यों बुलाया? ताकि इनके अंदर में जो कुछ भी गुस्सा है वो बाहर निकले, और मैं उसको सुनना चाहता था। क्योंकि जब आदमी गुस्सा बाहर निकालता है तो उससे उसका स्ट्रेस कम हो जाता है। ये कह रहे हैं हार्श क्रिटिसिज्म। एंग्री पीपल चूज टू गिव हार्श क्रिटिसिज्म बिकॉज इट रिलीव्स देयर स्ट्रेस। हम लोग भी जब गुस्से में होते हैं तो हम बोलते हैं ना किसी को, क्यों बोलते हैं? हमारा स्ट्रेस कम होता है। हाथ में दर्द हो रहा है तो हाथ को पकड़ के बैठते हैं, उस पकड़ने वाला जो एक्टिविटी है वो यही है। और इंडिविजुअल्स विथ लो सेल्फ एस्टीम फील बेटर अबाउट देमसेल्व्स व्हेन दे पुट अदर पीपल्स डाउन। और एक नई चीज़, एक साइकोलॉजिकल खोज समझ लीजिए। ऐसे लोग जिनका सेल्फ एस्टीम, अपने प्रति अपना इज्जत अपनी आंखों में, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, वो जब कम होता है, सेल्फ एस्टीम मतलब मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। अगर मैं अपने बारे में बहुत छोटा सोचता हूँ तो दूसरों को छोटा दिखा करके वो अच्छा फील करते हैं। मुझे याद है एक अंकल थे, अब तो ख़त्म हो गए हैं, बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने हमको 2-3 प्लॉट दिलाया है। ओपी श्रीवास्तव अंकल, उनके पास जाओ तो बहुत प्यार से बात करते थे, कभी नाम ही नहीं लेते थे आशीष, बोलते डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब। और वहीं पर एक डॉक्टर हैं, अभी लखीमपुर के ही हैं, मुझसे उम्र में भी छोटे होंगे, क्वालिफ़िकेशन भी छोटी होगी, लेकिन बोलते हैं आशीष को बोलना मुझसे मिलेगा। उम्र भी छोटे हैं, क्वालिफ़िकेशन भी छोटी है। तो जो आदमी का खुद का सेल्फ एस्टीम कम होता है वो सामने वाले को छोटा बता करके अच्छा फील करता है। और आज का लास्ट लाइन है, सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू रियली कंसिडर द सोर्स बिफोर मेकिंग एनी डिसीजंस अबाउट हाउ यू वांट टू प्रोसीड। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने किसी की बात सुनी, फीडबैक सुना, तो उसमें कितनी वैलिडिटी है। देखिए, हर आदमी अगर आपसे नाराज़ है, ज़रूरी नहीं कि वो आदमी सही है, उसमें कुछ बात सही होगी, बहुत बात गलत होगी, कुछ उसका सेल्फ एस्टीम की प्रॉब्लम होगी। उसको बोलते हैं इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, जिनको अंदर लगता है कि मैं बहुत नीचा हूँ, छोटा हूँ। हो सकता है उसकी वजह से आपको ख़राब बोल रहा हूँ। आज की वीडियो का नाम है इवैल्यूएट फीडबैक क्रिटिकली। फीडबैक्स को बहुत ध्यान से इवैल्यूएट करिए, नहीं तो आप अपनी पावर दूसरों से ले नहीं पाएंगे। ये पावर खट खट करके चली जाती है बाहर, सेकंडों में जाती है। मैं उसको देख रहा हूँ 2-3 दिन से,
मेरी पावर छिन जाती है, फिर मैं वापस लाता हूँ, फिर छिन जाती है। तो इसमें 4 स्टेप्स हैं इवैल्यूएट करने के। जब भी कोई आदमी फीडबैक देता है तो 4 तरीके हैं, उसको हम कल कवर करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या चॉइसेस हैं, हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू। आमतौर पे हम लोग ऐसे सोचते नहीं हैं कि हम मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारा माइंड, हमारा सिस्टम 1 ये अज्यूम करता है कि हम तो मेंटली स्ट्रांग हैं ही। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है माइंड की। वो जो भी चीज़ सोचता है उसको फील करना शुरू कर देता है। आप कहीं पर किसी की मोटिवेशनल टॉक सुने, आपको फील हो जाएगा मैं स्ट्रांग हूँ। एक बार जॉनी लीवर जानते हैं आप? जॉनी लीवर फेमस कॉमेडियन है। तो बोलते हैं एक आदमी था, वो ब्रूस ली की फ़िल्म देखने गया था, और जब फिल्म देख के बाहर आया तो उसको भी ब्रूस ली की तरह खा खूब खा एक स्ट्रेंथ फीलिंग होने लगी कि मैं स्ट्रांग हूँ। गर्लफ्रेंड थी साथ में, तो बोलती क्या क्या पागल हो तुम? बोलते अरे कराटे कराटे। उसको भी लगा था जोश। बोलते क्या मतलब? बोलते देखो मैं मार के दिखाता हूँ। उसने खूब जोर से, वहीं पर एक खंबा था, मारा, उसके हाथ सूज गए। लेकिन ऐसा सही में होता है। हम लोग कोई ऐसी चीज़ देख लें जो बहुत जोश भरती है, इसलिए मैं डरता हूँ। मैं ओशो से बहुत डरता हूँ, मतलब एक अलग सेंस में। जैसे अब आग के साथ में, बिजली के साथ में, या गहरे पानी के साथ में बहुत ही सोच समझ के डील करते हो, ऐसे ही माइंड भी बहुत ट्रिकी है, बहुत ही ख़तरनाक है। और ये मान के चलिए कि वो कमज़ोर है, तभी आप ये 13 चीज़ें सीखेंगे। इसमें सबसे पहली चीज़ हमने कवर कर ली थी कि मेंटली स्ट्रांग पीपल क्या करते हैं। दे डोंट वेस्ट टाइम फीलिंग सॉरी फॉर देमसेल्व्स। हमेशा आपको अपने सेंटेंसेस में, अपने थॉट्स में इस चीज़ को पूछना पड़ेगा कि क्या मैं किसी ऐसी चीज़ के लिए जो मैं गिल्ट फील करता हूँ, क्या मैं अभी कर रहा हूँ? उस थॉट को देखना पड़ेगा और पहचानना पड़ेगा। ये तो कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड चीज़ जो वो नहीं करते हैं, दे डोंट गिव अवे देयर पावर। वो अपनी पावर दूसरों को नहीं देते। इसी में आज हम लोग पढ़ेंगे इवैल्यूएट फीडबैक क्रिटिकली, कि जब भी कोई आदमी आपके लिए ख़राब बोल रहा है तो ऑब्वियसली आप कमज़ोर फील करेंगे। इसी को बोलते हैं कि पीपल टेक अवे योर पावर। कोई आपके घर में हो, आपका दोस्त हो, कोई अननोन हो, कोई स्ट्रेंजर हो, कहीं आप गए, किसी ऑफिस में गए काम कराने के लिए, एक छोटा सा चपरासी है, वो आपको ऑफिसर से मिलने नहीं दे रहा है, बड़ी गुस्सा लगती है। हमको लगता है कि ये आदमी जिसकी कोई वैल्यू नहीं है मुझे नहीं काम कराने दे रहा है, तो लगता है जैसे मैं बहुत पावरलेस हूँ। लेकिन इस चीज़ को समझिए कि माइंड सचमुच में पावरलेस है, क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब कोई आदमी आपके खिलाफ़ कुछ बोलता है, कुछ करता है और आप पावरलेस फील करते हो, तो उस समय लोगों के फीडबैक्स को बहुत ही ध्यान से इवैल्यूएट करो, उनके एक एक सेंटेंस को। तो इसमें 4 चीज़ें बताई गई हैं कि 4 क्वेश्चंस के ज़रिए फीडबैक्स को इवैल्यूएट करो। हम लोग जब पढ़ रहे थे थिंक अगेन, कौन सा था जिसमें फीडबैक्स, हाँ, हिडन टैलेंट। हम लोग जब हिडन टैलेंट पढ़ रहे थे तो उसमें एक लड़की थी जो बहुत सक्सेसफुल वेंचर कैपिटलिस्ट बनी थी बाद में, और उसको फीडबैक मिला था कि जब भी कोई रूम में ढेर सारे लोग होते हैं और कोई अच्छा आदमी प्रेजेंटेशन देता है, कोई बिलियनियर्स का रूम था, और ये सारे सवाल यही पूछती रहती थी, हमेशा ये सवाल पूछती थी। तो उस आदमी ने उसको फीडबैक दिया था कि ठीक है, यू आर क्यूरियस, वेरी गुड, अच्छी बात है, तुम जानना चाहती हो, लेकिन तुम अवेयरनेस हॉग हो। तुम चाहती हो कि हर आदमी तुम्हारे पर ध्यान दे, सारा कॉन्शियसनेस तुमको ही मिल जाए। तो ये पहले बोलती, मुझे बड़ा ख़राब लगा, मैं रो रही थी जाकर के अपने कमरे में। और लेकिन उसने कहा अगर मैं रोती रहती और इस चीज़ में क्रिटिकली इवैल्यूएट नहीं करती तो मैं दोबारा इस आदमी से फीडबैक नहीं ले पाती। बाद में उस आदमी की मदद से ये बहुत बहुत बड़ी, बहुत सक्सेसफुल औरत बनी। जॉर्ज लुकस की वाइफ है जिसने स्टार वॉर्स बनाया है। जॉर्ज लुकस की वाइफ है, क्या नाम है इसका? मेलोडी हॉब्सन।
राइट राइट राइट। चेयरपर्सन ऑफ स्टारबक्स। स्टारबक्स की चेयरपर्सन है भाई। कोई भी आदमी जो बहुत कमज़ोर है वो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट नहीं बन सकता और इम्पॉर्टेंट लीडरशिप पोजीशन पे नहीं पहुंच सकता। तो चार क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। जब भी कोई आदमी आपको फीडबैक दे, आपको डांटे, आपके खिलाफ कुछ बोले जिससे कि आपको मेंटली कमज़ोर फील हो, आपका पावर चला गया ऐसा फील हो, तो 4 क्वेश्चंस पूछिए। सबसे पहला, व्हाट एविडेंस इज़ देयर दैट इज़ ट्रू। वो आदमी जो बोल रहा है, मान लीजिए किसी ने कहा कि तुम चोर हो, या घर में बहुत ही कॉमन चीज़ है कामचोर हो, उसका एविडेंस क्या है? क्या मैंने कोई चोरी की है या मैंने कोई काम चोरी की है? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर बॉस सेज यू आर लेजी, लुक फॉर द एविडेंस ऑफ टाइम्स व्हेन यू हैवेंट वर्कड वेरी हार्ड। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका बॉस है, वो कहता है कि तुम तो बहुत ही आलसी हो, तो उस समय आप पूछो कि सर मुझे प्लीज़ हेल्प करिए ये जानने के लिए कि मैंने कब आलस दिखाया। इसको ऐसे ही समझिए कि वो आदमी एक प्लम्बर है और प्लम्बर कहीं से भी पानी लीक हो रहा है तो उसको पहचान करके उसको बंद करेगा, सील करेगा। तो अगर वो आपको बता रहा है कि तुम आलसी हो तो उसको पूछो कहाँ से, कब आपको पता चला। वॉट एविडेंस इज़ देयर दैट इज़ ट्रू। हमेशा एविडेंस खोजिए। अगर वो नहीं बता रहा है तो खुद भी खोजिए कि कौन सी। आप अपने आसपास के लोगों से पूछिए। ऐसे ऊपर जो लोग काम करते हैं या हमारे लैब में जो लोग काम करते हैं, वो अगर उनको कोई फीडबैक देता है तो चिढ़ने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, और ऐसे आदमी को फीडबैक नहीं मिलती। आप पूछो अपने आप से कि क्या एविडेंस है जो उस आदमी ने मेरे लिए बोला है ख़राब, उसका एविडेंस क्या है। दूसरा, व्हाट एविडेंस डू आई हैव दिस इज़न्ट ट्रू। उस आदमी ने मेरे खिलाफ कुछ बोला और मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है या वो गलत बोल रहा है, तो मैं कैसे उसको प्रूव कर सकता हूँ? मेरे पास क्या एविडेंस है कि वो आदमी गलत है? लुक फॉर टाइम्स व्हेन यू पुट ऑन अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड हैव बीन अ हार्ड वर्कर। जैसे हमारे ड्राइवर साहब हैं, वो एक बार बाइक लेकर गए, हमारे ऑफिस की बाइक लेकर गए, 3 दिन तक अपने घर पे थे। अब अपने आप में ये एक लापरवाही है, क्योंकि ऑफिस का बाइक है, वो लेकर चले गए, उनको ध्यान ही नहीं था कि यहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जब वो आए तो हमने उनको बताया कि ऐसे ऐसे तुमने किया, ये एक लापरवाही है, और उन्होंने ध्यान से सुना, इसको एक्सेप्ट किया। तो ये एविडेंस था कि वो लापरवाही कर रहे थे, हालांकि वो जानबूझ के नहीं कर रहे थे। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और आपको गलत समझा जा रहा है, तो आप अपने माइंड में खोजिए, लुक फॉर टाइम्स व्हेन यू हैव पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड हैव बीन हार्ड वर्कर। वो टाइम खोजिए जब मैंने सचमुच में बहुत मेहनत की थी और मैंने रिजल्ट निकाला था। बताए बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपने मेहनत नहीं किया ना, तो आप फेक नहीं कर सकते, उसको दिखा नहीं सकते। लेकिन अगर किया है तो छुपता ही नहीं, आप उसी के बारे में सोचते हो, उसी के बारे में बात करते हो। ये मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो आप नकली बना ही नहीं सकते, या ऑनेस्टी या कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, यू कांट क्रिएट इट। अब मैं देख रहा हूँ, पता है, आसपास के लोग बता रहे हैं कि लखीमपुर में जितने भी डायग्नोस्टिक सेंटर हैं उसमें से वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स रिम्पी स्कैन है, उसकी रिपोर्ट बड़ी अच्छी होती है। लोग बड़े शॉक्ड हैं कि आपके खिलाफ लोग क्यों ऐसा एक्शन ले रहे हैं, और मुंह पे नहीं बोल रहे हैं। हमको यहाँ पर एक अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनसे मिलने गए थे, तो उनका ड्राइवर उनसे बोलता है, मैडम यहाँ की रिपोर्ट बड़ी अच्छी होती है। तो आप किसी भी चीज़, ये जो खासतौर से रेपुटेशन है या पॉजिटिविटी है, आप फेक नहीं कर सकते। वॉरेन बफेट कहते हैं, रेपुटेशन टेक्स ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क टू बिल्ड अप। तो आप ये भी मत करिए, एविडेंस खोज खोज के दिखाइए मत, अरे देखो उस दिन मैंने बहुत काम किया था। आप काम करिए और अपने मन में भी सोचिए कि यार मैंने उसको काम किया था, शायद सर को पता नहीं है, मैं अपना काम दिखाऊं, और उस पर डायलॉग करिए। वॉट एविडेंस डू आई हैव दिस इज़न्ट ट्रू। मान लीजिए मुझे लगता है कि आप कुछ आलसी हैं, गलत काम करें, कुछ कर रहे हैं, तो मुझे एविडेंस दीजिए, मतलब अपने बॉस को एविडेंस दीजिए कि सर यहाँ पर आपको गलत लगता है कि मैंने देखा ये चीज़ सुधीर बहुत करता है, वो खाली उसका काम बोलता है, वो बहुत कम बोलता है। अच्छा, तो ये पहला सवाल था कि क्या एविडेंस है कि सामने वाला जो फीडबैक दे रहा है, जो मेरे बारे में नेगेटिव बोल रहा है, वो सच है, इसके बारे में क्या एविडेंस है। और दूसरा, क्या एविडेंस है कि वो आदमी जो बोल रहा है उसका गलत है। एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैंने देखा है कोर्ट में एविडेंस चाहिए होता है। वकील हों, जज हों, वो बोलते हैं अच्छा ठीक है ये कांड हुआ है, एविडेंस दिखाओ।
और अगर आपने एविडेंस दिखा दिया तो कोर्ट मान लेता है, और खाली कोर्ट नहीं, आप भी मान जाएंगे। माइंड ऐसे ही काम करता है। तो ये दो तो बड़े सिंपल क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, वाई माइट दिस पर्सन बी गिविंग मी दिस फीडबैक। जैसे ऊपर जो एडिटिंग होता है ना, उसमें एक भाई साहब हैं, उनको जब वैभव जब देते हैं फीडबैक, उनको जब भी फीडबैक मिलती है कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, आप आलस दिखा रहे हैं, या आप झूठ बोल रहे हैं, आपने दिन में किया है एक वीडियो, आप दिखा रहे हैं 2 वीडियो, वो बोलते हैं मैं एक पर काम कर रहा हूँ, दूसरे पर भी काम कर रहा हूँ, तीसरा भी चालू कर दिया। तो जब उनको फीडबैक दिया जाता है तो ये सोचते हैं कि हो ना हो वैभव मुझसे जलते हैं, या कोई ऐसी चीज़ हमारा माइंड क्रिएट करता है, रीजंस क्रिएट करता है। इसलिए कह रहे हैं, वाई माइट दिस पर्सन बी गिविंग दिस फीडबैक। आप अपने आप से पूछिए, आखिर ये आदमी को क्या लगी है कि मेरे पीछे पड़ा हुआ है? कुछ तो वजह होगी। Take a step back and see if you can find out why this person may be giving negative feedback. Is it based on small sampling of your behavior that person has witnessed? क्या ऐसा है क्या कि उसने खाली मेरा एक सैंपल देखा? जैसे वैभव जब शुरू में आए थे तो बहुत शैतान टाइप के थे, एकदम शुरू में, पहले, अभी इस बार नहीं, बहुत पहले जब छोटे से थे, मारपीट करते थे, स्टीज को मारते थे। हम लोग डरते थे कि यार यहाँ आएंगे तो हम लोग कैसे इनको संभालेंगे। फिर जब दोबारा आए तो वही पुराना इंप्रेशन था इनका। फिर हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता था उनके मुंह से कोई गाली निकल गई, लेकिन मैंने देखा था ओवरऑल बिहेवियर काफ़ी बदला हुआ था। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं किसी के साथ में बहुत ज़्यादा मैं उसके साथ कनेक्टेड नहीं हूँ, तो उसने मेरा खाली एक नेगेटिव रूप देखा है। यही कह रहे हैं, इज़ इट बेस्ड ऑन स्मॉल सैम्पलिंग ऑफ योर बिहेवियर, कि आपका बिहेवियर अच्छा भी है, ख़राब भी है, दुखी भी है, खुश भी है, जॉली भी है, एकदम सैड भी है। लेकिन ऐसा है क्या, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग हैं, वो लोग ना यूज़ करते हैं अपने दुख को। बहुत से लोग हैं, वो ज़बरदस्ती का बताएंगे मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, और सामने वाला एक पॉइंट तक सुनने के बाद छोड़ देता, सुनता भी नहीं, फिर भी बोलते रहते हैं। फिर वो आपके बारे में सोचता है ये सनकी है, बस रोता रहता है हमेशा। मैं इसके लिए बहुत अवेयर रहता हूँ। मुझे अगर किसी को अपनी प्रॉब्लम बतानी है तो मैं देखता हूँ कि क्या ये आदमी मेरे प्रॉब्लम में हेल्प कर सकता है। हम लोग नॉर्मली मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं होते, इसलिए हमको लगता है कोई तो मेरी सुन ले, कोई तो मुझे सहारा दे दे। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन तिनका क्या डूबते हुए को बचा सकता है? लेकिन हमारा माइंड कहता है, और वो ये भी सोचता है हो ना हो ये मेरा दुश्मन है, तभी तो मेरी बुराई कर रहा है। जैसे आजकल आपके बारे में ये होता है कि भाई शादी कर लो, या कोई इम्पोर्टेंट पढ़ाई कर लो, IAS PCS या कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, B.Ed की पढ़ाई या कोई और पढ़ाई, SBIP, कोई जो भी पढ़ाइयाँ होती, इंपॉर्टेंट जॉब की पढ़ाई कर लो। अब ये जो आदमी फीडबैक दे रहा है, उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात है कि आप कर सकते हो, लेकिन हमको लगेगा ये आदमी पीछे पड़ा है। हम ये कभी पूछेंगे नहीं वाई दिस पर्सन माइट बी गिविंग दिस फीडबैक। मेरे समय दुनिया में, मतलब मेरे पर्सनल 5 चाचा हैं, एक ताऊ है, ठीक है। उसमें से ताऊ MA हैं इकोनॉमिक्स से, पूरी ज़िंदगी कोई जॉब नहीं किया। पापा ने जॉब किया, उन्होंने 12th के बाद में इंजीनियरिंग ज्वाइन की थी, उनको नहीं हो पाया इंजीनियरिंग, एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि एज कम थी, तो कम एज वाली डिप्लोमा किया। डिप्लोमा करते करते उनको नौकरी मिल गई, नौकरी की पापा कहानियाँ बताते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने डिग्री के लिए नौकरी करते करते AMIE करके एक एग्ज़ाम होता है, उसका एग्ज़ाम दिया, जो बहुत मुश्किल था। पापा बता रहे थे उस दिन, जब मैं बुक पढ़ रहा था, मम्मी कुछ बात करी थी और मैं बुक पढ़ रहा था, तो पापा बोलते हैं ऐसे ही मैं भी था। मैंने कहा मतलब? बोलते मैं भी, मेरी बीवी चिल्लाती रहती थी, माँ मुझे डांटती रहती थी, और मैं बुक पढ़ता रहता था क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था। वो जॉब करते थे, अपने भाइयों को पालते थे। उसके बाद एक चाचा हैं, 2 चाचा हैं, दोनों के पास कोई जॉब नहीं थी। एक तीसरे चाचा हैं, उन्होंने बहुत लेट जॉब चालू किया। चौथे हैं, वो जॉब अभी भी कर रहे हैं, उन्होंने भी काफ़ी लेट जॉब ज्वाइन किया। और लास्ट चाचा हैं जिन्होंने काफ़ी यंग एज में जॉब स्टार्ट किया। ये सब के सब अपनी पापा ने बहुत क्लियर फीडबैक दिया उनको, सबको दिया, लेकिन सब ने एक तरीके से लिया नहीं। सबसे छोटे चाचा ने उसको बहुत सीरियसली लिया। मेरे एक मामा हैं, सबसे छोटे मामा हैं, उन्होंने भी इस चीज़, जो पापा ने डिप्लोमा किया वही चाचा ने किया, वही मामा ने किया। बोलते रहते अगर ये कर लोगे
तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। सेम चीज़ मेरे कज़न को, भैया को, मनोज भैया को बोला गया था। उन्होंने ज्वाइन किया और जैसे आपने छोड़ दिया बीच में छोड़ दिया उन्होंने। आज तक उनके पास कोई नौकरी नहीं है। बिकॉज जो कंपनीज़ होती हैं वो भी आपको लेती हैं इस भरोसे कि तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन, बैकग्राउंड क्या है। अगर आप ड्रॉप आउट हैं तो नहीं लगती। मैं इसलिए कह रहा हूँ, वाई माइट दिस पर्सन बी गिविंग बी दिस फीडबैक। हो सकता है आपकी माँ आपको बुरा बुरा बोल रही है, आपकी टीचर आपको डांट रहे हैं, आपका कलीग आपको डांट रहा है। कहते हैं ऐसे लोगों को अपने पास रखिए जो सच बोले, जो खरा बोले, जो बुराई करे। निंदक साथ में रखिए, कबीर कहते हैं। मस्का मारने वालों को नहीं। हम उल्टा करते हैं, हमको लगता नहीं अच्छा अच्छा बोलेगा उसके साथ रहेंगे, उसकी बड़ाई हम करेंगे, वो हमारी बड़ाई करेगा। अच्छा लगता है माइंड को। लेकिन यहाँ पर उल्टा कह रहे हैं। आप पूछिए कि वो आदमी मुझे नेगेटिव फीडबैक क्यों दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर बॉस ओनली वॉच्ड यू वर्क ऑन डे वेयर यू वर कमिंग डाउन विद द फ्लू, शी मे डिसाइड दैट यू आरंट वेरी प्रोडक्टिव, हर कंक्लूजन मे नॉट बी एक्यूरेट। अब एग्जाम्पल के लिए हो सकता है आपके बॉस के बॉस के बॉस, सबसे सीनियर बॉस है, वो आ जाए ऑफिस में सबको देखने के लिए, मुआयना करने के लिए, और उस दिन आपकी तबीयत ख़राब है, आप सो रहे हैं। बॉस क्या बोलेगा, ये क्या सर, इसकी तबीयत ख़राब है, आपके 1 महीने से आपने कितनी मेहनत की है उसको पता ही नहीं है। और ऐसे इवैल्यूएशंस होते हैं। तो इसलिए पूछिए कि वाई दिस पर्सन माइट बी गिविंग दिस फीडबैक, वाई दिस पर्सन माइट बी गिविंग दिस फीडबैक। ये आदमी जो मेरे बारे में नेगेटिव बोल रहा है क्यों बोल रहा है। और लास्ट क्वेश्चन है, डू आई वॉन्ट टू चेंज एनी ऑफ माई बिहेवियर। इस पूरे प्रकरण में जो हम लोग के साथ इस समय हो रहा है, मेरा बिहेवियर बदल गया है। मैंने अपने आप से ये पूछा कि इतना बड़ा झटका लगा, डू आई वॉन्ट टू चेंज एनी ऑफ माई बिहेवियर। हमारा ईगो कहता है हम क्यों बदले दूसरों के लिए, जब हमको ठीक लगेगा तब बदलेंगे। देयर मे बी टाइम्स वेन यू चूज टू चेंज योर बिहेवियर बिकॉज यू अग्री विथ अदर पर्सनस क्रिटिसिज्म। ऐसा बहुत बार होता है कि आप अपना बिहेवियर बदलना चाहते हैं क्योंकि यू अग्री विथ अदर पर्सनस क्रिटिसिज्म। आप दूसरों की जो बुराई कर रहे हैं आपके लिए, आप उसके साथ अग्री करते हो, आप बोलते हो हाँ यार ये मैं देख नहीं पाया, मुझसे गलती हुई। For example, if your boss says you are lazy, maybe you decide that you haven't been putting in as much effort as at the office as you could. So you decide to start showing up early and staying late because it's important to you to be good worker. Just remember though that your boss isn't forcing you to do anything different. You are choosing to create change because you want to and not because you have to. देखिए बिहेवियर जो बदलता है ना, वो कभी इसलिए नहीं बदलता क्योंकि आपको ऐसा करना पड़ रहा है। अगर कोई मजबूरी में आपको डांट रहा है, जल्दी आना है, ज़्यादा काम करना है, डांट की वजह से हो रहा है, तो आप कभी नहीं कर पाओगे। ट्रेन जो होता है ना वो पटरी पे ही चलती है, पटरी से अगर उतर गई तो चल नहीं पाती। कार रोड पर ही चलती है, गड्ढे पर नहीं चलती है। ऐसे ही जब तक आपको ये फील नहीं होता कि ये मुझे करना ही है, तब तक आप नहीं कर सकते। और एक दूसरी चीज़ है, जब आपको ये फील होता है कि ये मुझे करना ही है, तब कोई आपको रोक भी नहीं सकता। ज़ेनोगा कहती है ऑब्स्टिकल्स नहीं दिखते आपको, जो नॉर्मली आपको ऑब्स्टिकल्स दिखते थे वो उसके बाद कभी दिखते नहीं हैं। तो जब आप ये कहेंगे, अपने आप से पूछेंगे, जैसे मैंने जब ज़ेनोगा पढ़ा था पहली बार, तो मुझे यही मन में आया था, क्या मेरा इमोशंस है क्या, मैं लेट जाता हूँ स्कूल, उस समय स्कूल में पढ़ाता था, क्या ये मेरा इमोशन है क्या कि मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ पीजी। मैंने MBBS कर लिया था 4 साल तक, मुझे लगा अब मुझे कुछ नहीं करना, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई अब। लेकिन जब मुझे ज़ेनोगा मिली तो मुझे लगा क्या यार ऐसा है क्या कि मैं डर के मारे पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। और सचमुच में फिर मैंने जाकर के MD किया, मेहनत करनी पड़ी, कंपटीशन हुआ, एग्ज़ाम दिया, उसमें भी डर लगता था कभी होगा कभी नहीं होगा। तो जब आप अपने आप से पूछिए, लास्ट क्वेश्चन आज का है, डू आई वॉन्ट टू चेंज माई बिहेवियर। क्योंकि देखिए कोई आदमी अगर आपको फीडबैक दे रहा है ना, तो ऐसे ही है जैसे कि आपको बहुत ज़ोर से खांसी आई और आपके मुंह में से खांसी में खून निकल गया। पता है खांसी में खून का मतलब क्या होता है? एक तो हो गया कैंसर, और कुछ टीबी भी बड़ी ख़राब बीमारी है बेटा। टीबी में भी एक बीमारी होती है MDR TB, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB। पापा के साथ एक कलीग थे अबू धाबी में, वेरी सक्सेसफुल मैन, उनके बेटे को हो गया, वो मर गया, 10th क्लास में मर गया। कोई दवाई काम नहीं करती, खांसी में खून आता है, ट्यूबरक्लोसिस। तो एक खांसी में खून आना नहीं, ये भी हो सकता है कि आपके ज़्यादा खराश हो गई तो खून निकल गया, ये भी हो सकता है। तुम्हें तो नाक से खून आया था, नाक बंद कर दिया था डॉक्टर ने। तो हर एक एक्टिविटी जो पब्लिक करती है आपके लिए, वो एक सिम्टम है,
वो आपके बारे में एक इन्फॉर्मेशन है, उसको पकड़ो और उसको मेडिटेट करो। अपनी पावर दूसरों से लेने के लिए जो फेंक रहे हैं ना, जैसे कोई आदमी आपको कुछ मार रहा है, अमिताभ बच्चन का एक सीन है उसमें, कल्कि में, कल्कि नहीं अमिताभ का सीन है कि हाँ अमिताभ का ही सीन है, कोई ऐसा खूब ज़ोर से मिसाइल टाइप का मारता है कोई, तो अमिताभ उसको ऐसे मिसाइल आते हैं उसको पकड़ कर वापस फेंक देते हैं, दूसरे जो मिसाइल फेंकने वाला शिप था, स्पेसशिप, वही ख़त्म हो जाता है। तो जब कोई आदमी आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, वो आपके लिए वो मिसाइल है जिसको आप यूज़ करके आप दूसरों को मत फेंकिए, आप दूर दूर तक अपनी आभा फैलाइए, अपनी गरिमा फैलाइए, अपना वैभव दिखाइए, श्रीश भी दिखाइए। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस हैं। कीप इन माइंड दैट वन पर्सन्स ओपिनियन ऑफ यू डजेंट मेक इट ट्रू। ध्यान रखिए, कोई आदमी आपके बारे में अगर कोई ओपिनियन रखता है वो सच नहीं हो जाता। यू कैन रिस्पेक्टफुली चूज टू डिसएग्री एंड मूव ऑन विदाउट डिवोटिंग टाइम एंड एनर्जी इन टू ट्राइंग टू चेंज द अदर पर्सनस माइंड। अगर आपको लगता है कि सामने वाला जो बोल रहा है, जो सोच रहा है वो झूठ है, बेकार है, तो आगे बढ़ जाइए। लेकिन हमेशा अपने आप से पूछिए कि आखिर ये आदमी जो बोल रहा है उसका क्या एविडेंस है, जो मैं सोच रहा हूँ उसका क्या एविडेंस है, यह आदमी मुझे फीडबैक क्यों दे रहा है, और लास्ट पॉइंट क्या है, क्या मुझे बदलना है। नमस्कार।